रात के ठीक 2:17 पर उस सूने मकान की सारी लाइटें एक साथ बुझ जाती थीं। लेकिन अंधेरा गहराते ही घर के भीतर से किसी मासूम बच्चे के सिसकने की आवाज गूंजने लगती थी। रहस्य ये था कि उस वीरान घर में कोई बच्चा रहता ही नहीं था। एक सर्द रात परिवार के सबसे छोटे बेटे ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कांपते हुए कहा, अम्मी, बाहर जो औरत खड़ी है वो हमें अंदर आने के लिए नहीं कह रही। वो कह रही है कि हम सबको उसके साथ जाना है। मां ने घबराकर खिड़की से बाहर झांका और अगले ही पल उसके कांपते हाथों से कुरान की आयतों वाली पवित्र किताब जमीन पर बिखर गई, क्योंकि बाहर अंधेरे में खड़ी उस औरत का चेहरा हूबहू उसकी अपनी बेटी जैसा था, जिसकी ठीक 3 साल पहले दर्दनाक मौत हो चुकी थी। पृष्ठभूमि: काली हवेली का सच। ये कहानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक शांत और पुराने कस्बे की एक अनकही घटना पर आधारित है। उस कस्बे के छोर पर एक विशालकाय और डरावनी हवेली थी, जिसे लोग खौफ से काली हवेली कहते थे। हालांकि सरकारी दस्तावेजों में इसका कोई अस्तित्व नहीं था। ऊंची ऊंची और खुरदरी दीवारें, लोहे का जंग लगा मुख्य गेट और घर के पिछले हिस्से में बना एक गहरा सूखा हुआ कुआं। दिन के उजाले में ये हवेली सामान्य लगती थी, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ का तापमान और हवा का रुख बदल जाता था। इस गली से गुजरने वाले लोग रात के वक्त इस मकान की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। कहा जाता है कि 25 साल पहले इस मकान में रहने वाला एक हंसता खेलता परिवार रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। घर के अंदर उनका सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। रसोई में गर्मा गर्म चूल्हा और रखा हुआ खाना, बच्चों के खिलौने और ओढ़ने के कपड़े, लेकिन परिवार का एक भी सदस्य कभी दोबारा नहीं मिला। एक नया परिवार और चेतावनी। समय का पहिया घूमा और 1 दशक बीत जाने के बाद अजहर, उसकी पत्नी नसीमा और उनके 3 बच्चे, बड़ा बेटा सलमान, बेटी आयशा और सबसे छोटा बेटा हसन उस मकान में रहने के लिए आ गए। मकान का किराया बहुत कम था और अजहर को ये पुरानी हवेली पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। लेकिन मकान मालिक ने चाबी सौंपते वक्त एक अजीब और डरावनी शर्त रखी थी। रात के वक्त अगर कभी ऊपरी माले के बंद कमरे से कोई आहट सुनाई दे तो भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। अजहर इस बात पर खुलकर हंस पड़ा। उसे लगा कि बूढ़ा मकान मालिक सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन नसीमा का दिल शुरू से ही किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। पहली रात सब कुछ शांत रहा, दूसरी रात खामोशी छाई रही, तीसरी रात खौफ का पर्दाफाश हुआ। 2:17 का खौफ। रात के ठीक 2:17 पर अचानक हसन की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। नसीमा हांफते हुए उसके कमरे में भागी। हसन बिस्तर पर दुबका हुआ थरथरा रहा था। उसने अपनी मां की बाहों को कसकर जकड़ लिया। अम्मी, खिड़की पर कोई था, कोई मुझे घूर रहा था। नसीमा ने दिल कड़ा करके खिड़की खोली। बाहर सिवाय मूसलाधार हवा और सन्नाटे के कुछ नहीं था। उसने बेटे को गले लगाकर समझा दिया कि ये कोई डरावना सपना होगा। लेकिन सुबह होते ही जब अजहर ने खिड़की के बाहर नजर डाली तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। बाहर की गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के गहरे निशान छपे हुए थे। वे निशान खिड़की के ठीक नीचे से शुरू होकर घर के पिछले सूखे कुएं तक जाते थे और अचानक हवा में गायब हो जाते थे। उस दिन के बाद से घर में अजीब और डरावनी हरकतें शुरू हो गईं। रसोई के बर्तन आधी रात को अपने आप फर्श पर गिरकर टूटने लगे। ऊपरी माले के बंद कमरे से किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई देने लगी। और सबसे अजीब बात, हर रात ठीक 2:17 पर घर की दीवार घड़ी हमेशा के लिए रुक जाती थी। सलमान का सामना। एक रात सलमान ने हिम्मत जुटाई कि वो जागकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वो रात के 2 बजे तक बिस्तर पर जागता रहा। 2:16, 2:17। अचानक पूरे घर का विद्युत प्रवाह कट गया और घर में घना अंधेरा छा गया। तभी ऊपर वाले कमरे से आवाज आई, ठक ठक ठक। लगातार कोई बहुत धीमे से लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। सलमान मोबाइल की रोशनी जलाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, दस्तक की आवाज तेज होती जा रही थी। वो उस बंद और धूल से भरे कमरे के सामने जा पहुंचा। कमरे के पुराने ताले पर जंग लगा हुआ था, लेकिन अंदर से किसी महिला के रोने की करुण आवाज आ रही थी। सलमान ने जैसे ही कान दरवाजे के पास लगाया, अंदर से फुसफुसाहट उभरी, दरवाजा खोल दो। सलमान का खून जम गया। तभी दूसरी आवाज आई, सलमान। उसकी सांसें रुक गईं। उस अदृश्य साये को उसका नाम कैसे पता था? वो घबराकर पीछे भागा, लेकिन सीढ़ियों के बीच पहुंचते ही किसी अदृश्य ताकत ने उसका हाथ कसकर दबोच लिया। जब उसने झटककर खुद को छुड़ाया तो उसकी कलाई पर 5 उंगलियों के जलने जैसे काले निशान उभर आए थे। मरियम का सच। सुबह होते ही अजहर ने मकान मालिक को बुलवाया।
बूढ़े ने जब सलमान के हाथ के निशान और पूरी बात सुनी तो उसने सिर झुकाकर एक पुराना राज खोला। 25 साल पहले इस घर में एक मासूम बच्ची रहती थी, मरियम। वह अचानक एक रहस्यमय बीमारी से मर गई थी। उसके जाने के बाद ही यहाँ खौफनाक साए मंडराने लगे। उस परिवार ने घर छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जिस रात वे भागने वाले थे वे सब हवा में विलीन हो गए। आज भी उस बंद कमरे की दीवार पर लिखा है, वो अभी भी यहीं है। अजहर ने उसी पल अपना सामान समेटकर घर छोड़ने का अंतिम फैसला कर लिया, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही उनकी छोटी बेटी आयशा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पूरे घर में कोहराम मच गया। तभी अचानक ऊपर वाले बंद कमरे से आयशा की हंसने की आवाज गूंजी। अम्मी, मैं यहां हूं। नसीमा चीख पड़ी। अजहर ने गुस्से और डर में लोहे के ताले पर हथौड़ा मारकर दरवाजा तोड़ दिया। कमरा खुलते ही भीतर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन कोने में दीवार की तरफ मुंह करके आयशा बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके छोटे हाथों में एक बेहद पुरानी, धूल से सनी तस्वीर दबी हुई थी। अजहर ने झपट्टा मारकर वो तस्वीर उसके हाथ से छीनी। तस्वीर पर नजर पड़ते ही अजहर के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो तस्वीर 25 साल पहले गायब हुए उसी परिवार की थी। बीच में वही मृत बच्ची मरियम खड़ी थी और तस्वीर के पीछे एक तारीख स्याही से दर्ज थी, वही तारीख जिस दिन ठीक कई साल बाद आयशा का जन्म हुआ था। काली हवेली का अंतहीन चक्र। परिवार ने तय किया कि वे एक सेकंड भी उस घर में नहीं रुकेंगे। नसीमा आयशा को गोद में उठाकर बाहर भागी। अजहर ने कार का इंजन स्टार्ट किया। पूरी गली सुनसान और भयावह थी। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, सड़क के बीचों बीच काले लिबास में एक औरत सिर झुकाए खड़ी दिखाई दी। अजहर ने गाड़ी की रफ्तार तेज की। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और अचानक उसने अपना चेहरा उठाया। नसीमा की चीख आसमान चीर गई। उस औरत का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मरी हुई मरियम का था। अजहर ने घबराकर गाड़ी भगा दी। तभी पीछे बैठे छोटे बेटे हसन ने कांपते हुए कहा, अब्बू, वो औरत हमारे साथ पिछली सीट पर बैठी है। गाड़ी में सन्नाटा पसर गया। अजहर ने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वही छोटी लड़की बैठी थी। उसके बिखरे हुए बाल चेहरे पर थे और वो लगातार एक भयानक मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। अजहर ने ब्रेक पर पैर रख दिया। अगले ही पल पिछली सीट बिल्कुल खाली हो चुकी थी, लेकिन सीट पर कीचड़ से सने हुए गीले पैरों के निशान साफ चमक रहे थे। उपसंहार। वो परिवार उस रात हमेशा के लिए उस कस्बे को छोड़कर किसी दूसरे शहर भाग गया। आज भी वो मकान वीरान और खाली पड़ा है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि आज भी रात के ठीक 2:17 पर उस हवेली की ऊपरी खिड़की में एक छोटी लड़की की परछाई दिखाई देती है। और सबसे डरावनी चेतावनी, वो लड़की खिड़की से बाहर झांककर आने जाने वालों को अपने पास आने का इशारा करती है, और जिसने भी अनजाने में उस इशारे का जवाब दिया वो फिर कभी उस गली में दोबारा जिंदा नहीं देखा गया। वो खाली सड़क और लौटती हुई परछाई, गाड़ी के टायरों की चीखती आवाज और इंजन की घुटन भरी आवाज उस सुनसान रात के सन्नाटे को चीर रही थी। अजहर के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इस कदर जकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियों की पोरें सफेद पड़ चुकी थीं। नसीमा अपनी गोद में आयशा को भींचे हुए थी और आयशा की आंखें सुन्न थीं, मानो उसके भीतर की सारी ऊर्जा किसी ने सोख ली हो। गाड़ी की पिछली सीट पर कुछ ही पल पहले बैठे गीले पैरों के निशान अब सूखने लगे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध तैर रही थी। ऐसी गंध जैसे वर्षों से बंद किसी तहखाने में सीलन और लाशें सड़ रही हों। हसन अपनी मां से चिपक कर बैठा था। उसकी आंखें लगातार गाड़ी के रियरव्यू मिरर पर टिकी थीं। अब्बू, वो अभी भी हमें देख रही है। हसन की कांपती हुई आवाज ने गाड़ी के भीतर के तापमान को और गिरा दिया। चुप रहो हसन, कुछ नहीं है पीछे। अजहर ने खुद को और अपने परिवार को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के गले में शब्द अटक रहे थे। उन्होंने उस कस्बे की सीमा पार करने का फैसला किया था। वे जितनी तेजी से गाड़ी भगा रहे थे, सड़क उतनी ही लंबी और संकरी होती जा रही थी। सड़क के दोनों ओर लगे पुराने बबूल के पेड़ चांद की रोशनी में अजीबोगरीब आकृतियां बना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे पेड़ नहीं बल्कि काले साए हैं जो हाथ फैलाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक आकृति उभर आई। अजहर ने ब्रेक पर पैर रखा। टायर सड़क पर फिसलते हुए एक लंबी चीख के साथ रुके। सामने वही औरत खड़ी थी, काले लिबास में, बाल खुले हुए और चेहरा जमीन की तरफ झुका हुआ। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे अनगिनत परछाइयां खड़ी थीं, छोटे बच्चों की, बूढ़ों की और उन तमाम लोगों की जो 25 सालों में उस काली हवेली के ग्रास बने थे। नसीमा की चीख गाड़ी के भीतर गूंज उठी। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं बचा था। त्वचा गल चुकी थी,
आंखें कोटरों से बाहर निकल रही थी और उसके होठों पर एक भयानक खूनी मुस्कान थी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो हवा में तैरती हुई सी आवाज में बोली। आवाज सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि गाड़ी के स्पीकर्स और उनके अपने दिमाग के भीतर से आ रही थी। अजहर ने गियर बदला और गाड़ी को पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गियर बॉक्स जाम हो चुका था। इंजन अपने आप बंद हो गया। गाड़ी के अंदर का डैशबोर्ड ब्लिंक करने लगा। घड़ी की सुई एक बार फिर 2:17 पर आकर अटक गई। दूसरा अध्याय, शरण की तलाश और नया प्रपंच। उस रात किसी तरह वे कस्बे के दूसरे छोर पर अपने एक पुराने रिश्तेदार तारिक भाई के घर पहुंचे। तारिक का घर एक आधुनिक और सुरक्षित मोहल्ले में था, जहां चारों तरफ रोशनी थी और लोग रहते थे। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो तारिक ने नींद भरी आंखों से दरवाजा खोला। परिवार की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। अजहर और नसीमा पसीने से लथपथ थे, बच्चे सदमे में थे। अजहर, ये क्या हाल बना रखा है? रात के इस वक्त यहां कैसे? तारिक ने घबराकर पूछा। अजहर ने कांपते हाथों से उन्हें सब कुछ बता दिया। काली हवेली, बंद कमरा, मरियम की तस्वीर और रास्ते में दिखा वो खौफनाक साया। तारिक ने पहले तो इसे उनका वहम माना, लेकिन जब उसने आयशा की खाली और पत्थर जैसी आंखें देखीं और हसन की कलाई पर काले निशान देखे तो उसका दिल भी बैठ गया। उसने उन्हें अंदर बुलाया, गर्म पानी दिया और अपने गेस्ट रूम में सोने के लिए कहा। फिक्र मत करो, तुम लोग सुरक्षित हो, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं आता। तारिक ने ढांढस बंधाया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि काली हवेली का साया सिर्फ एक मकान तक सीमित नहीं था, वो उस परिवार की रूह से बंध चुका था। रात के ठीक 3 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में था, गेस्ट रूम का दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। कमरे में रखी अलमारी का शीशा अचानक चटक गया। शीशे की दरारों से एक ठंडी नीली रोशनी बाहर आने लगी। नसीमा की नींद खुली। उसने देखा कि आयशा अपने बिस्तर पर नहीं है। आयशा? नसीमा ने डरते डरते फुसफुसाया। कमरे के कोने में जहां परछाई सबसे गहरी थी, आयशा उल्टी दिशा में मुंह करके खड़ी थी, यानी उसका सिर पीछे की तरफ 180 डिग्री घूम चुका था। वो दीवारों पर अपने नाखूनों से कुछ खरोंच रही थी। नसीमा की चीख गले में ही घुट कर रह गई। उसने अजहर को जगाया। जैसे ही अजहर ने लाइट जलाई, आयशा सामान्य मुद्रा में वापस आ गई और फर्श पर बेसुध होकर गिर पड़ी। लेकिन दीवारों पर उसके नाखूनों से जो लिखा था, उसे देखकर अजहर और नसीमा का खून जम गया। तुम भाग सकते हो, छुप सकते हो, पर अंत यही होगा। तीसरा अध्याय, इतिहास के पन्ने और मरियम का शाप। सुबह होते ही अजहर ने स्थानीय पुस्तकालय और पुराने अभिलेख विभाग जाने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि 25 साल पहले उस काली हवेली में वास्तव में क्या हुआ था और ये मरियम कौन थी। पुस्तकालय के एक बूढ़े लाइब्रेरियन इब्राहिम साहब ने जब काली हवेली का नाम सुना तो उनके हाथ से रजिस्टर छूटकर नीचे गिर गया। बेटा, उस हवेली के बारे में मत पूछो, वो जगह श्राप से भी बदतर है, इब्राहिम साहब ने कांपते हुए कहा। मुझे जानना जरूरी है इब्राहिम साहब, मेरा परिवार खतरे में है, अजहर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इब्राहिम साहब ने एक पुरानी धूल से सनी फाइल निकाली। पन्ने पीले पड़ चुके थे। उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटे और एक पुराना अखबार सामने रखा। अखबार की सुर्खी थी, एक हंसता खेलता परिवार गायब, पुलिस खाली हाथ। ये हवेली आज से 50 साल पहले एक अमीर जमींदार चौधरी इलियास ने बनवाई थी, इब्राहिम साहब ने बताना शुरू किया। इलियास की एक छोटी बेटी थी मरियम। वो बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी, लेकिन छोटी उम्र में ही उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे अंदर से गलने लगा। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? अजहर ने उत्सुकता से पूछा। मौत बीमारी से नहीं हुई थी अजहर मियाँ, इब्राहिम साहब ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। चौधरी इलियास तांत्रिक विद्या और काली जादू में लिप्त था। उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एक खौफनाक सौदा किया था। उसने एक ऐसी ताकत का आह्वान किया जो इंसानी रूहों को खाती है। उसने सौदा किया कि वो अपनी बेटी को अमर कर देगा, बदले में उस घर में आने वाले हर परिवार की बलि चढ़ेगी। अजहर के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सौदा अधूरा रह गया, इब्राहिम साहब ने आगे कहा। जिस रात रिचुअल पूरा होने वाला था, मरियम की तड़प तड़प कर मौत हो गई और उसके साथ ही पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से लेकर आज तक हर 10 या 25 साल बाद वो मकान किसी नए परिवार को अपनी तरफ खींचता है, और जब तक उस परिवार का सबसे छोटा बच्चा मरियम की जगह नहीं ले लेता, तब तक वो आत्मा शांत नहीं होती। सबसे छोटा बच्चा? अजहर का दिल बैठ गया। उनके घर में सबसे छोटा हसन था और आयशा पर भी साया मंडरा रहा था। हाँ, इब्राहिम साहब ने गंभीर स्वर में कहा। मरियम को एक जिंदा शरीर चाहिए जिसमें वो दोबारा जी सके, और इस खेल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसी हवेली में वापस जाना और उस तांत्रिक अनुष्ठान को हमेशा के लिए समाप्त करना। चौथा अध्याय,
हवेली की वापसी खौफ का केंद्र। अजहर जब वापस तारिक के घर पहुंचा तो वहां मातम जैसा माहौल था। तारिक का पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका था। किचन के सारे बर्तन फर्श पर बिखरे थे। दीवारों पर खून जैसे लाल निशानों से अजीबोगरीब प्रतीक बने थे। और सबसे डरावनी बात, हसन और आयशा दोनों गायब थे। नसीमा रो रो कर पागल हो चुकी थी। वे उन्हें ले गए, वे उन्हें वापस काली हवेली ले गए हैं, नसीमा चीख रही थी। अजहर ने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी निकाली। उसके दिल में अब डर नहीं, बल्कि अपने बच्चों को बचाने के लिए एक पागलपन भरा गुस्सा और जिद थी। उसने अपनी गाड़ी को सीधे उसी रास्ते पर मोड़ दिया जो काली हवेली की तरफ जाता था। रास्ते का आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। बादलों की गरज और बिजली की चमक के बीच वो खौफनाक इमारत धीरे धीरे नजर आने लगी। काली हवेली अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारों पर हरी काई और खून के धब्बे साफ चमक रहे थे। हवेली का मुख्य लोहे का गेट अपने आप खुला हुआ था, मानो उनका इंतजार किया जा रहा हो। अजहर ने गाड़ी हवेली के ठीक सामने रोकी। नसीमा और अजहर दोनों गाड़ी से उतरे और पागलों की तरह अंदर दौड़े। 5वां अध्याय, अंतिम रात, अंतिम संघर्ष। वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर हवा में एक भारीपन था जो सांस लेना भी दूभर कर रहा था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और पुरानी सड़न की बू थी। हसन, आयशा, अजहर की चीख उस खाली हवेली के कमरों में गूंज उठी। ऊपर वाले बंद कमरे से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, वही कमरा जिसका ताला अजहर ने तोड़ा था। वे दोनों दौड़कर सीढ़ियां चढ़े। जैसे ही वे उस बंद कमरे के सामने पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोरदार धमाके के साथ खुल गया। कमरे के भीतर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी जलाई गई वेदी ऑल्टर बनी हुई थी। उस वेदी के चारों ओर काली मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी लौ नीली और हरी हो चुकी थी। हसन और आयशा दोनों उस वेदी के पास बेहोश पड़े थे और उनके चारों ओर हवा में काले धुएं की कई आकृतियां घूम रही थीं। और उनके बीचों बीच खड़ी थी मरियम। उसका चेहरा अब पूरी तरह साफ दिख रहा था, एक मासूम बच्ची का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और मुंह से काले रंग का धुआं निकल रहा था। तुम आ गए, अजहर अंकल। नसीमा अम्मी। मरियम की आवाज में बच्चों सी मासूमियत भी थी और राक्षसी क्रूरता भी। मैं बहुत अकेली थी इस अंधेरे में, अब ये दोनों मेरे साथ रहेंगे हमेशा के लिए। छोड़ दो मेरे बच्चों को। नसीमा दहाड़ते हुए आगे बढ़ी, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। वह दूर जाकर फर्श पर गिर पड़ी। अजहर ने कमरे में इधर उजार देखा। उसे वो पुराना तांत्रिक ग्रंथ या किताब चाहिए थी जिससे इस शाप को तोड़ा जा सके। उसकी नजर कोने में पड़े एक संदूक पर पड़ी। वो दौड़कर उस संदूक के पास गया और उसे खोला। उसके भीतर एक पुरानी तांबे की प्लेट थी जिस पर प्राचीन आयतें और मंत्र लिखे हुए थे, वही ग्रंथ जिसे इब्राहिम साहब ने याद करने को कहा था। अजहर ने उस प्लेट को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। मरियम ने अपनी नीली आंखें अजहर की तरफ घुमाईं। कमरे का तापमान 0 से नीचे चला गया। दीवारों से खून रिसने लगा और छत से पानी की जगह लाल बूंदें गिरने लगीं। तुम इसे नहीं रोक सकते, ये खून का सौदा है, मरियम चिल्लाई। उसकी आवाज में सैकड़ों चीखें एक साथ शामिल थीं। अजहर ने बिना डरे उस तांबे की प्लेट को कसकर पकड़ा और उन प्राचीन मंत्रों को ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया, वही पवित्र आयतें और सुरक्षा मंत्र जो उसके दिल में गूंज रहे थे। जैसे जैसे अजहर मंत्र पढ़ता गया, कमरे की नीली लौ तेज होने लगी। मरियम चीखने लगी। उसके शरीर से काला धुआं तेजी से निकलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मरियम की चीख से हवेली की दीवारें हिलने लगीं। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। बाहर तेज आंधी और तूफान आ गया। अजहर ने अपनी पूरी ताकत से आखिरी मंत्र पढ़ा और तांबे की प्लेट को सीधे उस वेदी के बीचों बीच दे मारा। एक तेज धमाका हुआ, मानो कोई बिजली सीधे कमरे के भीतर गिरी हो। पूरी हवेली में एक नीली रोशनी फैल गई। सारी परछाइयां हवा में बिखरने लगीं। मरियम का चेहरा धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा और हवा में विलीन हो गया। उसकी आखिरी चीख गूंजी, मैं लौट कर आऊंगी। जब भी कोई इस घर को याद करेगा, मैं लौट आऊंगी। और उसके साथ ही कमरा शांत हो गया। उपसंहार, अनसुलझा खौफ। धमाका शांत होने के बाद अजहर और नसीमा ने तुरंत दौड़कर अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। हसन और आयशा धीरे धीरे होश में आ चुके थे। उनके शरीर से ठंडक गायब हो चुकी थी और वे सामान्य रूप से सांस ले रहे थे। वे बिना एक पल गंवाए उस हवेली से बाहर भागे, अपनी गाड़ी में बैठे और हमेशा के लिए उस कस्बे को पीछे छोड़ दिया। कहा जाता है कि उस घटना के बाद सरकार ने उस काली हवेली को हमेशा के लिए सील करवा दिया और उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें उठवा दी ताकि कोई अंदर न जा सके।
लेकिन आज भी जब रात के ठीक 2:17 होते हैं तो उस सील की गई हवेली के बाहर से गुजरने वाले लोगों को आज भी दीवारों के भीतर से एक बच्चे के रोने की सिसकारी और खिड़की से किसी छोटे हाथ का इशारा साफ सुनाई देता है। और स्थानीय लोग आज भी उस गली में जाने से कतराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं वहां घर खाली नहीं है, बस उसमें रहने वाले इंसान बदलते रहते हैं। प्रथम परिच्छेद, सील की गई दीवार के पीछे सुलगती हुई रूहें। सरकारी महकमे के भारी भरकम आदेश और स्थानीय पुलिस की सतर्कता के बीच पंजाब के उस संकरे और धूल भरे रास्ते पर एक नया सन्नाटा पसर चुका था। जिस काली हवेली को प्रशासन ने अनगिनत पत्थरों, सीमेंट की मोटी दीवारों और लोहे की वेल्डेड ग्रिलों से हमेशा के लिए बंद कर दिया था, वो दिन के उजाले में भी एक काले धब्बे जैसी प्रतीत होती थी। आसपास के गांवों के लोग उस रास्ते से गुजरते वक्त अपनी पलकें झुका लेते थे, मानो उस मृत इमारत की तरफ देखना भी किसी बड़े पाप या अभिशाप को बुलावा देना हो। लेकिन ईंट और सीमेंट की ये दीवारें इंसानी फरेब और सरकारी कागजों तक ही सीमित थीं। रूहों की दुनिया में ताले कभी काम नहीं करते। रात के ठीक 2:17 पर जब पूरा कस्बा गहरी और बेफिक्र नींद में डूबा होता था, तब उस सील की गई हवेली के भीतर से एक अजीब सी हलचल शुरू होती थी। सबसे पहले हवेली के मुख्य द्वार पर लगे लोहे के जंग लगे पल्ले अपने आप भीतर की तरफ खिंचने लगते थे, बिना किसी हवा के, बिना किसी आवाज के। उनके चटकने की आवाज केवल उन लोगों के कानों में गूंजती थी जो कभी उस घर के चंगुल से बचकर भागे थे। अजहर और उसका परिवार अब लाहौर के एक शांत और आधुनिक मोहल्ले में रह रहा था। उन्होंने अपने जीवन को पटरी पर लाने की लाख कोशिशें की थी। नए मकान की दीवारों पर सफेद पुताई करवाई गई थी, हर कोने में रोशनी का बंदोबस्त किया गया था और बच्चों के कमरों में रात भर नाइट लैंप जलते रहते थे। लेकिन डर कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक जगह पर टिक जाए, वो खून की बूंदों की तरह रगों में दौड़ने लगता है। नसीमा अब हर रात घड़ी की सुइयों को देख देख कर कांपती थी। जब भी रात के 2:30 बजने वाले होते, उसकी छाती पर एक अज्ञात वजन आ बैठता। हसन और आयशा हालांकि शारीरिक रूप से सुरक्षित थे, लेकिन उनके भीतर कुछ टूट चुका था। वे अब पहले की तरह बेपरवाह होकर नहीं हंसते थे। उनकी आंखों में एक स्थायी खौफ और सूनापन घर कर चुका था, मानो उनकी आधी परछाई आज भी उसी काली हवेली के किसी अंधेरे कोने में कैद हो। द्वितीय परिच्छेद, मीलों दूर गूंजती हुई आहट। लाहौर के उस नए घर में भी अजीब घटनाएं शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। शुरुआत हुई रसोई से। रात के सन्नाटे में ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य हाथ बर्तनों को एक एक करके करीने से उठा रहा हो और फिर उन्हें फर्श पर जोर से पटक रहा हो। अजहर कई बार आधी रात को उठकर किचन में जाता, लेकिन वहां सब कुछ अपनी जगह पर शांत मिलता। फिर भी हवा में सीलन, सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी लाश जैसी गंध हमेशा तैरती रहती थी। एक रात सलमान, जो अब कॉलेज जाने लगा था और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने की कोशिश करता था, अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था। खिड़की खुली हुई थी क्योंकि गर्मी के दिन थे। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में ठंडक के बजाय एक झुलसा देने वाली तपिश थी। अचानक सलमान के स्टडी टेबल पर रखा लैंप टिमटिमाने लगा। टिक टिक टिक। खिड़की के बाहर किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज आई। सलमान ने सोचा शायद कोई आवारा बिल्ली होगी। उसने खिड़की के बाहर झांकने के लिए पर्दा हटाया। बाहर कोई बिल्ली नहीं थी। पहली मंजिल की उस ऊंचाई पर, जहां से नीचे सिर्फ कंक्रीट का फर्श दिखाई देता था, वहां कोई हवा में तैर रहा था। वो मरियम थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, बाल पूरी तरह उलझे हुए थे और उसके मुंह से खून की एक पतली धारा निकल रही थी। उसने अपनी ठंडी और नीली पड़ चुकी उंगलियों से सलमान के कमरे के शीशे पर धीरे से खरोंच लगाई। किर किर किर। सलमान का गला सूख गया। वह अपनी जगह पर जड़ हो चुका था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। मरियम ने अपने होठों को हिलाया। उसने आवाज नहीं निकाली, लेकिन उसके होठों की हरकत से सलमान के दिमाग में सीधे शब्द गूंजे। तुमने मुझे वहां अकेला छोड़ दिया सलमान, अब मैं यहां आ गई हूं। अगले ही पल कमरे का सारा शीशा चकनाचूर होकर सलमान की टेबल पर बिखर गया। सलमान चीखते हुए पीछे की तरफ गिरा। उसकी चीख सुनकर अजहर और नसीमा दौड़ते हुए उसके कमरे में आए। उन्होंने देखा कि सलमान का कमरा पूरी तरह से ठंडा हो चुका था और फर्श पर पानी की जगह कीचड़ और सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ था, वही पत्ते जो काली हवेली के पिछले सूखे कुएं के पास पाए जाते थे। तृतीय परिच्छेद, इब्राहिम साहब का खौफनाक संदेश। अगली सुबह अजहर से रहा नहीं गया। वो सब कुछ छोड़कर तुरंत उसी पुराने कस्बे में वापस गया जहां इब्राहिम साहब का पुस्तकालय था। उसे लगा कि शायद उस शाप को जड़ से खत्म करने का कोई और भी तरीका बाकी हो। जब अजहर ने पुस्तकालय के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा अंदर से बंद था। अजहर ने धक्का दिया तो दरवाजा अपने आप खुल गया।
पुस्तकालय के भीतर किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। अलमारियां उल्टी पड़ी थीं और दीवारों पर वही प्राचीन प्रतीक उकेरे गए थे जो काली हवेली की वेदी पर मिले थे। कमरे के ठीक बीचों बीच इब्राहिम साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। अजहर ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा। इब्राहिम साहब। जैसे ही अजहर ने उनका शरीर छुआ, इब्राहिम साहब की बूढ़ी और बेजान लाश जमीन पर लुढ़क गई। उनकी आंखें पूरी तरह बाहर निकल चुकी थीं और उनके गले पर 5 उंगलियों के काले निशान छपे हुए थे, वही निशान जो सलमान की कलाई पर बने थे। उनकी मुट्ठी में कागज का एक टुकड़ा कसा हुआ था। अजहर ने कांपते हाथों से वो कागज निकाला और पढ़ा। उस पर इब्राहिम साहब के कांपते हाथों से लिखे अंतिम शब्द थे। अजहर, ये शाप सिर्फ उस घर का नहीं बल्कि एक रक्त संबंध का अनुबंध है। मरियम किसी एक घर में नहीं बंधी है, वो उस परिवार के पीछे है जिसने उसे जगाया और फिर अधूरा छोड़ दिया। जब तक तुम उस तांत्रिक अनुष्ठान के मूल स्रोत यानी चौधरी इलियास की असली कब्र तक नहीं पहुंचोगे और उसकी हड्डियों को पवित्र अग्नि में नहीं जलाओगे, तब तक ये साया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वे आ रहे हैं, वे रास्ते में हैं। अजहर का दिल दहल उठा। उसने मुड़कर खिड़की से बाहर देखा। पुस्तकालय की गली पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन दूर कोने में एक काली परछाई धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। चतुर्थ परिच्छेद। जब शहर में छा गया कुहासा। अजहर जब वापस लाहौर पहुंचा तो उसे शहर का माहौल बदला हुआ मिला। जिस मोहल्ले में उसका घर था वहां अजीब सा घना कोहरा छा चुका था, जबकि बाहर कड़कती धूप थी। रास्ते की स्ट्रीट लाइटें दिन में भी टिमटिमा रही थीं। उसका घर बाहर से पूरी तरह शांत दिख रहा था, लेकिन जब अजहर ने मुख्य दरवाजा खोला तो घर के भीतर का दृश्य किसी कयामत से कम नहीं था। पूरा घर खाली था। नसीमा, सलमान, आयशा और हसन कोई भी अपनी जगह पर नहीं था। दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, वे सब मेरे साथ हैं। अजहर पागलों की तरह हर कमरे में भागा। उसने अपनी पत्नी का नाम पुकारा, बच्चों को आवाज दी, लेकिन हर तरफ से सिर्फ सन्नाटा या फिर एक अजीब सी गूंजती हुई हंसी सुनाई दे रही थी। अचानक घर का मुख्य हॉल अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। फर्श की टाइल्स फटने लगीं और उनके बीच से काले रंग का धुआं उठने लगा। उस धुएं के बीच से धीरे धीरे कई आकृतियां उभरने लगीं। वे सभी लोग जो 25 सालों में काली हवेली का शिकार हुए थे। उनके बीच खड़ी थी मरियम, और मरियम के ठीक पीछे नसीमा और तीनों बच्चे एक अदृश्य रस्सी से बंधे हुए खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा सूनापन था। तुम बहुत देर कर दी अजहर। मरियम की आवाज अब किसी छोटी बच्ची की नहीं बल्कि किसी प्राचीन और भयानक शक्ति की हो चुकी थी। तुम इब्राहिम के पास गए थे ना, लेकिन वो तुम्हें बचा नहीं पाया। अब इस परिवार का खून इस बंधन को हमेशा के लिए पूरा कर देगा। उन्हें छोड़ दो। अजहर चीखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जो भी बदला लेना है मुझसे लो, मेरे बच्चों और पत्नी को बख्श दो। मरियम ने एक ठंडी और खौफनाक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बली कभी बीच में नहीं रुकती अजहर। अब तुम भी इसी परिवार का हिस्सा बन चुके हो। पंचम परिच्छेद। महाविनाश और शापित अंत। अजहर ने अपनी जेब से वो पुराना तांबे का तावीज निकाला जो उसने इब्राहिम साहब के मेज से उठाया था। उसने अपनी हथेली पर उसे जोर से भींचा, यहां तक कि उसकी हथेली से खून बह निकला। उस खून से तावीज चमक उठा। एक अंतिम उम्मीद के साथ अजहर ने उस तावीज को सीधे मरियम की तरफ फेंक दिया। जैसे ही तावीज मरियम के करीब पहुंचा, एक तेज और ब्लाइंडिंग नीली रोशनी पूरे घर में फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि बाहर की दुनिया से भी वो घर एक जलते हुए गोले की तरह दिखाई देने लगा। कमरे के भीतर चीखों और गड़गड़ाहट का एक तूफान आ गया। दीवारों के शीशे एक साथ टूट गए, फर्नीचर हवा में उड़ने लगा। मरियम और उसकी परछाइयां उस नीली रोशनी में जलने लगीं। उनकी दर्दनाक चीखें पूरे आसमान को चीर रही थीं। नसीमा, बच्चों! अजहर ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने परिवार को अपनी तरफ खींचा। रोशनी के उस भयानक विस्फोट के बीच अजहर ने अपने तीनों बच्चों और पत्नी को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। वे सब जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही पलों में वो नीली रोशनी शांत हो गई। घर के भीतर का धुआं छट चुका था। चारों तरफ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो मौत से भी ज्यादा डरावनी होती है। अजहर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। नसीमा होश में आ चुकी थी। बच्चे भी उसकी बाहों में सुरक्षित सांस ले रहे थे। कमरे में अब कोई साया नहीं था, कोई परछाई नहीं थी। सब कुछ सामान्य हो चुका था। कमरे की दीवारें, फर्श और हवा का तापमान। उन्हें लगा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने उस रात अपने सामान समेटे और उस शहर को भी हमेशा के लिए छोड़कर किसी अज्ञात जगह पर निकल गए। उपसंहार। अनंत यात्रा का खौफनाक विराम। कहा जाता है कि अजहर और उसका परिवार आज भी दुनिया की नजरों से दूर किसी गुमनाम गांव में रहता है। वे कभी किसी से बात नहीं करते, किसी रिश्तेदार से नहीं मिलते।
लेकिन उस घटना के बाद से जब भी रात के ठीक 2:17 होते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अजहर के घर की खिड़की पर हमेशा 3 बार धीमी सी दस्तक जरूर सुनाई देती है। ठक ठक ठक। और जब कोई उस खिड़की से बाहर देखता है तो उसे हमेशा एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे होते हैं और वो अपने ठंडे हाथों से इशारा करते हुए कहती है, तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? रास्ता यहीं से शुरू होता है। खामोश गलियों का मौन और जागती हुई परछाइयां। रात के ठीक 2:17 का वो प्रहर जब दुनिया की आधी आबादी गहरी नींद में होती है, तब प्रकृति के नियम भी जैसे ठहर जाते हैं। लाहौर की उस शांत और संकरी गली में जहां अजहर अपने परिवार के साथ शरण लिए हुए था, हवा का एक तेज और बर्फीला झोंका अचानक आकर खिड़की के पर्दों को फड़फड़ाने लगा। अजहर बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। उसकी पलकें झपकने से डर रही थीं, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर उसने एक पल के लिए भी आंखें मूंदी तो कमरे के किसी अंधेरे कोने से कोई अदृश्य साया निकलकर उसकी छाती पर बैठ जाएगा। उसके बगल में नसीमा गहरी और बेचैन नींद में थी, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसके होंठ लगातार कांप रहे थे, मानो वो सपने में भी किसी भयानक खौफ से लड़ रही हो। कमरे की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज इस तरह गूंज रही थी जैसे कोई हथौड़ा उसके दिमाग पर लगातार प्रहार कर रहा हो। टिक टिक टिक। अचानक घड़ी की सुई रुक गई। वो ठीक 2:17 पर आकर जम गई। अजहर की सांसें अटक गईं। उसने अपने कांपते हुए हाथ से बेड लैंप ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्विच दबाते ही बल्ब फ्यूज हो गया और पूरा कमरा गाढ़े स्याह अंधेरे में डूब गया। अंधेरे के उस समंदर में धीरे धीरे एक अजीब सी नीली रोशनी कमरे की फर्श पर फैलने लगी। यह रोशनी किसी बल्ब की नहीं थी, बल्कि ये फर्श से उठने वाले उस कोहरे की थी जो धीरे धीरे धुएं की शक्ल अख्तियार कर रहा था। अजहर, नसीमा की डरी हुई और फटी फटी आवाज गूंजी। डरो मत, मैं यहीं हूं। अजहर ने अपनी कांपती आवाज को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी आवाज ही उसे किसी अजनबी की तरह लगी। तभी कमरे के बंद दरवाजे पर किसी ने बहुत आहिस्ता से नाखून से खरोंचा, किर्र किर्र किर्र। ये वही आवाज थी जो उन्होंने उस काली हवेली में सुनी थी। आवाज के साथ ही दरवाजे के नीचे से खून की एक पतली सी धारा उनके कमरे के भीतर फिसलने लगी। वो खून साधारण नहीं था, वो पूरी तरह से ठंडा था और उससे किसी सड़ी हुई लाश जैसी तीव्र गंध आ रही थी। द्वितीय अध्याय, बच्चों का कमरा और वह भयानक पुकार। कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन तभी बगल वाले कमरे से, जहां हसन और आयशा सो रहे थे, एक मासूम बच्चे की हंसने की आवाज आई। वो हंसी किसी खिलखिलाहट जैसी नहीं थी, बल्कि वो एक विकृत घुटी हुई और गूंजती हुई हंसी थी जो किसी काल कोठरी के भीतर से आती है। बच्चे! नसीमा चीख पड़ी और बिस्तर से उठकर पागलों की तरह उस कमरे की तरफ भागी। अजहर भी उसके पीछे लपका। जब उन्होंने हसन और आयशा का कमरा खोला तो उनके पांव तले की जमीन खिसक गई। कमरे की खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी और बाहर से आती ठंडी हवा के झोंके के साथ काले रंग के अनगिनत पंख पूरे कमरे में उड़ रहे थे। हसन और आयशा अपने बिस्तरों पर नहीं थे। उनके बिस्तर की चादरें खून से लाल हो चुकी थीं और उनके तकियों पर गीले काले पैरों के निशान छपे हुए थे। मेरे बच्चों को कहाँ ले गए? नसीमा दहाड़ मारकर रोने लगी। उसकी चीखों में एक ऐसा दर्द था जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकता था। अजहर ने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। बाहर की गली में कोई नहीं था, सिवाय एक घने और खौफनाक कुहासे के। लेकिन कुहासे के बीचों बीच सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। वो आयशा की परछाई थी, जिसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए हुए थे और किसी अदृश्य ताकत के साथ उस गली के अंत में बने एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ बढ़ती जा रही थी। नसीमा, तुम यहीं रुको, मैं अभी उन्हें ढूंढ कर लाता हूं। अजहर ने अपनी जैकेट उठाई और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही अजहर ने मुख्य दरवाजा खोलने के लिए हत्था पकड़ा, दरवाजा बाहर से पूरी तरह लॉक हो चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तभी दरवाजे के उस पार से एक औरत की ठंडी और चुभती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। कहाँ भागोगे अजहर? रास्ता तो यहीं से शुरू हुआ था और अंत भी यहीं होगा। तृतीय अध्याय, घर के भीतर सिमटता दायरा। अजहर ने पीछे मुड़कर देखा। पूरा घर अब पूरी तरह बदल चुका था। आधुनिक पेंट वाली दीवारें पुरानी, सीलन भरी और फफूंद लगी दीवारों में बदल चुकी थीं। फर्श की टाइल्स गायब थीं और उनकी जगह पर गीली धसी हुई मिट्टी थी जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। नसीमा फर्श पर बेसुध होकर गिर पड़ी थी। उसके चारों ओर हवा में काले धुएं के कई घेरे बनने लगे थे। उन धुएं के घेरों के भीतर से चेहरे उभर रहे थे। वे सभी चेहरे जो 25 सालों में उस शापित हवेली और इस परिवार का शिकार बने थे। अजहर ने घबराकर रसोई से एक लोहे की रॉड उठाई और मुख्य दरवाजे पर दनादन वार करने लगा।
हर वार के साथ दरवाजे से चिंगारियां निकल रही थीं, लेकिन लकड़ी का वो दरवाजा अब लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। तभी हॉल के कोने में रखी पुरानी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला। अलमारी के भीतर कोई कपड़े नहीं थे। उसके भीतर एक गहरा अंतहीन कुआं था, वही सूखा कुआं जो काली हवेली के पीछे बना हुआ था। उस कुएं के भीतर से रोने की और सिसकने की सैकड़ों आवाजें आ रही थीं। अब्बू, बचाओ! ये हसन की आवाज थी जो उस कुएं के भीतर से आ रही थी। अजहर का कलेजा मुंह को आ गया। वो उस अलमारी की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने कुएं के मुंह के पास झांका, अंदर से 2 ठंडे और सड़े हुए हाथों ने निकलकर उसकी कलाई को कसकर दबोच लिया। वे हाथ किसी लाश के थे, जिनकी उंगलियां लंबी और नाखून नुकीले थे। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। अजहर चीखता हुआ उन हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अलमारी के भीतर से वो साया धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वो मरियम थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखों के स्थान पर सिर्फ काले खोखले गड्ढे थे, जिनसे खून की बूंदें टपक रही थीं। उसके होंठ फटे हुए थे और उसके मुंह से कीड़े गिर रहे थे। तुमने सोचा था कि तुम उस हवेली से भाग जाओगे और ये बंधन टूट जाएगा अजहर? मरियम की आवाज उसके कानों के पर्दे फाड़ देने वाली थी। यह खून का रिश्ता है। जब तक इस परिवार का आखिरी शख्स मिट्टी में नहीं मिल जाता, तब तक ये खेल चलता रहेगा। चतुर्थ अध्याय, अतीत के गर्भ से उभरा सत्य। उसी वक्त नसीमा होश में आई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, मानो उसके भीतर की आत्मा को किसी ने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया हो। वो अपनी जगह से उठी, लेकिन उसकी चाल सामान्य इंसानों जैसी नहीं थी। उसका शरीर अजीब तरह से अकड़ा हुआ था। नसीमा ने अपने हाथों से हवा में कुछ अजीब से इशारे किए और उसके मुंह से एक पुरानी रहस्यमय भाषा में मंत्र निकलने लगे, वही भाषा जो चौधरी इलियास अपनी तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल करता था। अजहर हैरान होकर अपनी पत्नी को देखने लगा। नसीमा, ये तुम क्या कह रही हो? होश में आओ। नसीमा ने अपनी सफेद आंखें अजहर की तरफ घुमाईं और एक अजीब सी डरावनी हंसी के साथ बोली, नसीमा अब यहां नहीं है अजहर। नसीमा ने मुझे अपना शरीर सौंप दिया है ताकि मेरी आत्मा इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो सके। अजहर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक मकान का शाप नहीं था। उसकी अपनी पत्नी और बच्चे इस खौफनाक चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुके थे। तभी कमरे की छत चटक गई और छत के रास्ते से चांद की ठंडी रोशनी सीधे उस अलमारी और कुएं पर पड़ी। कुएं के भीतर से हसन और आयशा की रोने की आवाजें और तेज हो गईं। अजहर के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसके भीतर का डर अब एक पागलपन भरे गुस्से और जिद में बदल चुका था। उसने अपनी कलाई को मरियम की मजबूत पकड़ से छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने पास ही पड़े एक भारी लोहे के स्टैंड को उठाया और सीधे उस अलमारी के केंद्र पर दे मारा। धड़म! अलमारी का वो हिस्सा टूट गया और उसके साथ ही कुएं का वो भ्रम भी गायब होने लगा। लेकिन मरियम ने हार नहीं मानी। उसने हवा में उठकर सीधे अजहर की गर्दन पर अपने दोनों ठंडे हाथ रख दिए। अजहर का दम घुटने लगा। उसकी आंखें फैल गईं और उसका शरीर हवा में उठने लगा। अब सब कुछ खत्म अजहर, सब कुछ खत्म। मरियम की आवाज उसके दिमाग के भीतर गूंज रही थी। पंचम अध्याय, अनंत प्रलय और शापित सन्नाटा। अजहर ने अपनी आखिरी सांस और आखिरी ताकत जुटाते हुए अपनी जेब से वो पुराना तांबे का तावीज निकाला जो उसने इब्राहिम साहब के पुस्तकालय से उठाया था। उसने उस तावीज को अपने दांतों से भींचा और अपनी हथेली से खून निकालकर उस पर लगा दिया। जैसे ही खून उस तांबे की प्राचीन आयतों पर पड़ा, वो तावीज एक सूरज की तरह दमक उठा। उससे निकलने वाली नीली और सुनहरी रोशनी ने पूरे कमरे को अपनी आगोश में ले लिया। मरियम एक दर्दनाक और चीखती हुई आवाज के साथ पीछे हटी। उसके शरीर से काला धुआं तेजी से निकलने लगा। नसीमा भी उस रोशनी की चपेट में आकर फर्श पर बेसुध होकर गिर पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मरियम की चीख से पूरा मकान हिल उठा। खिड़कियों के शीशे एक साथ चकनाचूर हो गए, दीवारें दरकने लगीं और जमीन के भीतर से एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। अजहर ने अपनी पूरी ताकत से उस तावीज को सीधे मरियम के सीने की तरफ फेंक दिया। जैसे ही तावीज मरियम के शरीर से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ, मानो किसी परमाणु बम ने उस घर को भीतर से चीर दिया हो। चारों तरफ सिर्फ सफेद और नीली रोशनी का बवंडर था। अजहर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने परिवार को अपनी बाहों में समेट लिया। उपसंहार, अनसुलझा साया। जब वो भयानक तूफान और धमाका शांत हुआ तो कमरे में गहरी और भयावह खामोशी छाई हुई थी। धुआं छट चुका था। अजहर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि नसीमा, हसन और आयशा तीनों सुरक्षित उसकी बाहों में सांस ऐसे ले रहे थे। कमरे की दीवारें फिर से सामान्य हो चुकी थी और वो अलमारी भी अपनी जगह पर एक साधारण लकड़ी की अलमारी की तरह खड़ी थी, जिसमें कोई कुआं नहीं था।
बिना एक पल गंवाए अजहर अपने परिवार को लेकर उस घर से बाहर भागा। उन्होंने उस शहर को, उस देश को और उस हर एक पुरानी याद को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि शाप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना ठिकाना बदलता है। आज भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जब रात के ठीक 2:17 होते हैं तो अजहर के नए घर की खिड़की पर 3 बार वही धीमी और खौफनाक दस्तक जरूर सुनाई देती है। ठक ठक ठक। और जब कोई उस खिड़की को खोलकर बाहर देखता है तो उसे सिर्फ एक खाली सड़क और कुहासे के बीच एक छोटी सी परछाई दिखाई देती है, जो अपने ठंडे हाथों से इशारा करते हुए कहती है, तुम मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? रास्ता यहीं से शुरू हुआ था और अंत यहीं होगा। समय का थम जाना और उस भयानक रात की वापसी। लाहौर के उस नए साफ सुथरे और आधुनिक मोहल्ले में रात अपने पूरे शबाब पर थी। बाहर की सड़कों पर कभी कभार किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज या दूर किसी कुत्ते के भौंकने की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन अजहर के घर के भीतर वक्त जैसे किसी जमी हुई नदी की तरह ठहर चुका था। दीवार पर टंगी हुई घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। अजहर ड्राइंग रूम के सोफे पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और पुतलियां फटी हुई थीं। उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक एक बूंद चमक रही थी। उसकी नजरें लगातार उसी घड़ी पर टिकी थीं। 2:14, 2:15, 2:16। नसीमा और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। अजहर ने उन्हें बेहोश करने वाली हल्की नींद की गोलियां दे दी थीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे उस खौफनाक घड़ी के गवाह बने जो हर दिन उनके जीवन को लीलने के लिए लौट आती थी। और फिर घड़ी की सुई ठीक 2:17 पर आकर रुक गई। 1 सेकंड के लिए भी कोई आवाज नहीं हुई। घर की सारी लाइटें जो अभी तक जगमगा रही थीं, एक साथ बिना किसी शॉर्ट सर्किट के नीली रोशनी में बदलकर बुझ गईं। चारों तरफ गाढ़ा, स्याह और घुटने वाला अंधेरा छा गया। अजहर की छाती पर एक अज्ञात भारी दबाव महसूस होने लगा, मानो किसी ने 100 पाउंड का पत्थर उसकी पसलियों पर रख दिया हो। हवा का तापमान एक ही झटके में 0 से नीचे गिर गया। अजहर के मुंह से निकली हर सांस भाप बनकर उड़ने लगी। तभी घर के मुख्य दरवाजे के बाहर से किसी के नंगे पैरों की आहट सुनाई दी। छप छप छप। वो आवाज किसी सूखी हुई मिट्टी या कीचड़ पर चलने जैसी थी। आहट धीरे धीरे मुख्य दरवाजे के पास आई और फिर रुक गई। अजहर का दिल चाहता था कि वो चीख पड़े, लेकिन उसका गला सूख चुका था। दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही धीमी, घुटी हुई और चुभने वाली फुसफुसाहट उभरी। अजहर, दरवाजा खोलो ना, बाहर बहुत ठंड है। ये मरियम की आवाज थी, वही मरी हुई बच्ची जिसके शाप से वे मीलों दूर भाग कर आए थे। अजहर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी घर के हर कोने से, रसोई से, बाथरूम से और बच्चों के कमरे से एक साथ बच्चों के रोने, हंसने और सिसकने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा मकान किसी जीवित प्राणी की तरह सांस ले रहा हो और उसकी दीवारें अंदर की तरफ धंसती जा रही हों। द्वितीय अध्याय, जमीन के नीचे से उठती हुई रूहें। अजहर ने हिम्मत जुटाई और सोफे से उठकर अपने दोनों बच्चों और पत्नी के कमरे की तरफ भागा। अंधेरे में ठोकर खाते हुए जब वो उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे की लकड़ी पर अंदर से काले रंग का खून टपक रहा था। उसने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला। कमरे के भीतर का नजारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था। कमरे की खिड़की अपने आप पूरी तरह खुल चुकी थी और बाहर से आती बर्फीली आंधी के साथ अनगिनत काले कौवे कमरे में उड़ रहे थे। उनके पंखों से झड़ती काली राख पूरे फर्श पर फैल चुकी थी। नसीमा अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर हवा में काले धुएं के कई चक्र घूम रहे थे। हसन और आयशा अपने बिस्तरों पर नहीं थे। अजहर की चीख निकल पड़ी, हसन, आयशा, कहाँ हो तुम दोनों? तभी कमरे की फर्श की टाइल्स अचानक चटक कर टूट गईं। फर्श के भीतर से, जहां सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट होना चाहिए था, एक गहरी और भयानक खाई उभर आई। वो काली हवेली का वही सूखा हुआ कुआं था जो अब इस घर के ड्राइंग रूम और बेडरूम तक फैल चुका था। कुएं के भीतर से काले रंग का गाढ़ा धुआं और कीचड़ ऊपर उठ रहा था, और उस कीचड़ के बीचों बीच 2 छोटे छोटे हाथ ऊपर उठे। वे हसन और आयशा के हाथ थे जिन्हें कोई नीचे खींच रहा था। अब्बू, बचाओ, हमें ठंड लग रही है। हसन की रोती हुई आवाज उस कुएं की गहराइयों से गूंजती हुई आई। अजहर बिना एक पल गवाए उस कुएं के मुंह पर झुक गया और उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। मैं आ रहा हूं बेटा, मेरा हाथ पकड़ो। जैसे ही अजहर ने हसन का हाथ पकड़ा, कुएं के भीतर से किसी ने अजहर की कलाई को इतनी जोर से जकड़ लिया कि उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आ गई। वो हाथ किसी जिंदा इंसान का नहीं था, वो बर्फ की तरह ठंडा, सड़ा हुआ और हड्डियों का ढांचा था। कुएं की गहराइयों से मरियम का सिर ऊपर उठा। उसके चेहरे पर त्वचा नाम की कोई चीज नहीं बची थी।
सिर्फ खोपड़ी और उस पर चिपके हुए उलझे हुए बाल थे। उसकी खाली आंखें अजहर की आंखों में गड़ गईं। तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो अजहर? मरियम की आवाज में सैकड़ों प्रेतात्माओं की गूंज शामिल थी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी रूह चुकानी होगी। क्या तुम अपने बच्चों की जगह खुद को हमें सौंपने को तैयार हो? अजहर का शरीर कांप उठा। उसने अपने बच्चों को नीचे कुएं में डूबते देखा और फिर उस भयानक साये को देखा। एक पिता के दिल ने बिना एक सेकंड सोचे फैसला कर लिया। हाँ, मुझे ले लो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। अजहर दहाड़ उठा। तृतीय अध्याय, इब्राहिम की डायरी और अंतिम अनुष्ठान। जैसे ही अजहर ने यह बात कही, घर की हवा में एक तेज नीली चमक पैदा हुई। वो चमक उसके कोट की जेब से आ रही थी, वही पुराना तांबा और तावीज जो उसने इब्राहिम साहब के पुस्तकालय से उठाया था। तावीज अपने आप उसकी जेब से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा। उस तावीज से निकलने वाली रोशनी ने कुएं के उस काले धुएं को पीछे धकेल दिया। हसन और आयशा अचानक हवा में उछलकर दूर फर्श पर आ गिरे। अजहर ने तुरंत दौड़कर दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भींच लिया। वे कांप रहे थे, लेकिन सुरक्षित थे। नसीमा भी होश में आ चुकी थी और वो हांफते हुए उठी। अजहर, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? नसीमा रोते हुए चिल्लाई। वक्त नहीं है नसीमा, बच्चों को लेकर बाहर भागो, अजहर ने चीख कर कहा। लेकिन बाहर का दरवाजा पहले ही गायब हो चुका था। दरवाजे की जगह पर सिर्फ एक ठोस, काली और खुरदरी दीवार खड़ी हो चुकी थी, जिस पर खून से अनगिनत नाम लिखे हुए थे। वे सभी लोग जो पिछले 25 सालों में इस परिवार का शिकार बने थे। तभी हवा में तैरता हुआ वो तावीज अचानक 2 टुकड़ों में टूट गया। मरियम की हंसी पूरे मकान में गूंज उठी, एक ऐसी अट्टहास जो दिल की धड़कनें रोक दे। सोचा था कि एक मामूली तावीज तुम्हें बचा लेगा? ये बंधन सिर्फ खून से टूटा था और खून से ही जुड़ेगा। मरियम हवा में तैरती हुई सीधे अजहर की तरफ बढ़ी। उसके लंबे और नुकीले नाखून अजहर के सीने की तरफ बढ़ रहे थे। अजहर के पास अब बचाव का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने परिवार को अपनी आगोश में छिपा लिया। चतुर्थ अध्याय, महाप्रलय और शाप का विसर्जन। लेकिन तभी घर के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, अजान की मीठी और पवित्र गूंज। लाहौर के उस मोहल्ले की मस्जिद से फज्र भोर की नमाज के लिए लाउडस्पीकर पर आवाज गूंज उठी थी, अल्लाहु अकबर। जैसे ही वो पवित्र आवाज उस शापित घर के भीतर पहुंची, मरियम के शरीर में एक जोरदार झटका लगा। उसके मुंह से एक दर्दनाक और भयानक चीख निकल पड़ी। उसके हाथ हवा में जलने लगे और काले धुएं में बदलने लगे। नहीं, ये रोशनी, ये आवाज! मरियम चीखती हुई पीछे हटने लगी। नसीमा ने बिना वक्त गवाए पास ही पड़ी एक लोहे की भारी रॉड उठाई और उस काली दीवार पर पूरी ताकत से दे मारी जहां मुख्य दरवाजा हुआ करता था। धड़म! दीवार पर जैसे ही लोहे की रॉड पड़ी, वो सीमेंट और ईंट की दीवार शीशे की तरह चकनाचूर होकर बिखर गई। बाहर भोर की हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। सूरज की पहली किरणें सड़क पर पड़ रही थीं। चलो, बाहर निकलो जल्दी। अजहर ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को उठाया और पागलों की तरह उस टूटे हुए रास्ते से बाहर सड़क पर दौड़ पड़े। वे सड़क पर आ चुके थे। ठंडी और ताज़ी हवा उनके फेफड़ों में पहुंची। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो मकान अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन अब वो कोई हवेली नहीं, बल्कि सिर्फ एक खंडहर था जिसके चारों ओर राख उड़ रही थी। खंडहर की ऊपरी खिड़की से कोई उन्हें नहीं देख रहा था, सिवाय एक हल्की सी परछाई के जो धीरे धीरे उस धुंध में विलीन हो रही थी। पंचम अध्याय, हमेशा के लिए अनसुलझा सच। कहा जाता है कि अजहर और उसका परिवार उस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर किसी अज्ञात दूर दराज के गांव में बस गया। उन्होंने अपना नाम बदल लिया, अपने फोन नंबर बदल लिए और कभी किसी से अपने अतीत का जिक्र नहीं किया। उनके जीवन में फिर कभी कोई घड़ी 2:17 पर नहीं रुकी। उनके बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। लेकिन डर कभी पूरी तरह मरता नहीं, वो सिर्फ सो जाता है। आज भी उस खंडहर हो चुके मकान के मलबे के पास से गुजरने वाले लोग कसम खाते हैं कि रात के ठीक 2:17 पर जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तो हवा में एक बच्चे के रोने की सिसकारी सुनाई देती है। और सबसे डरावनी बात, जो लोग आज भी उस वीरान गली से रात के वक्त गुजरते हैं, उन्हें अपने कंधों पर किसी ठंडे और निर्जीव हाथ का स्पर्श महसूस होता है। और अगर कभी आपके घर की खिड़की पर रात के सन्नाटे में 3 बार दस्तक हो, ठक ठक ठक, तो खिड़की खोलने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि बाहर खड़ा वो साया सिर्फ एक रात के मेहमान की तलाश में नहीं है। वो आपकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए अपने आगोश में समेटने आया है। लाहौर के उस शांत और सुनसान उपनगर में स्थित वो साधारण सा दिखने वाला मकान उस रात किसी खौफनाक श्मशान में तब्दील हो चुका था।
घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रेंगते हुए उस मनहूस प्रहर की तरफ बढ़ रही थीं, जिसे अब अजहर और उसका परिवार अपनी रूह से महसूस कर सकता था। रात के ठीक 2:17 का वो पल जब कायनात का हर एक जर्रा खामोश हो जाता है और अदृश्य दुनिया के दरवाजे इंसानी बस्तियों के लिए खुल जाते हैं, अपनी पूरी भयावहता के साथ दस्तक दे चुका था। अजहर ड्राइंग रूम के गद्देदार सोफे पर इस तरह बैठा था मानो उसके शरीर की सारी हड्डियां पिघल चुकी हों। उसके हाथ पांव सुन पड़ चुके थे और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए उस दीवार घड़ी पर टिकी थीं, जिसकी टिक टिक अब किसी भारी हथौड़े की तरह उसके सीने पर बज रही थी। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर चुका था कि उसके मुंह से निकलने वाली हर एक सांस सफेद धुएं के गुबार की तरह हवा में बिखर रही थी। अजहर, नसीमा की कांपती और फटी हुई आवाज बेडरूम के दरवाजे से आई। वो अपने दोनों बच्चों हसन और आयशा को अपनी बाहों में भींचे हुए बाहर निकली थी। बच्चों के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ चुके थे और उनकी आंखों में वो खौफ था जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़कर रख दे। चुप रहो नसीमा, किसी से कुछ मत कहो, अजहर ने अपनी कांपती हुई उंगली अपने होठों पर रखते हुए फुसफुसाया, लेकिन उसकी अपनी आवाज ही उसके गले में घुट कर रह गई। तभी घर के मुख्य लोहे के गेट पर किसी ने बेहद आहिस्ता से लेकिन जोरदार तरीके से नाखून से खरोंचना शुरू किया। किर किर किर। वो आवाज सिर्फ दरवाजे पर नहीं गूंज रही थी, बल्कि वो सीधे उनके दिमाग के भीतर उतर रही थी। उस आवाज के साथ ही घर के फर्श की टाइल्स अचानक ठंडी पड़ गईं और उनके बीच से काले रंग का कीचड़ और सीलन भरी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। द्वितीय परिच्छेद, दीवारों से रिश्ता हुआ खौफ। बिना किसी चेतावनी के घर के सभी बल्ब एक साथ नीली और हरी रोशनी में तब्दील हुए और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फ्यूज हो गए। पूरा घर गाढ़े, स्याह और घुटने वाले अंधेरे की आगोश में समा गया। अंधेरे के उस अथाह समंदर में धीरे धीरे एक अजीब सी नीली चमक फर्श से उठने लगी। उस चमक के बीच से कई परछाइयां आकार लेने लगीं। वे कोई साधारण परछाइयां नहीं थीं, वे इंसानी आकृतियां थीं जिनके हाथ पैर अजीब ढंग से मुड़े हुए थे और जिनके मुंह से दर्द और चीखों की गूंज निकल रही थी। अब्बू, मुझे डर लग रहा है। हसन रोते हुए अपने पिता की टांगों से लिपट गया। अजहर ने अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन तभी रसोई की तरफ से एक भारी बर्तन के फर्श पर गिरने की भयानक आवाज आई। छन, धड़ाम। अजहर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन करने की कोशिश की। टॉर्च की कमजोर रोशनी में जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया। रसोई के दरवाजे पर कोई खड़ा था। वो मरियम थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह गल चुका था। उसकी आंखों के खोखले कोटरों से खून के बजाय गाढ़ा काला कीचड़ बह रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके फटे हुए होंठों पर एक ऐसी विकृत खूनी मुस्कान थी जो किसी भी पत्थर दिल को पानी कर सकती थी। तुम सोचते हो कि तुम भाग जाओगे अजहर? मरियम की आवाज किसी मरे हुए कुएं की गहराई से आती हुई प्रतीत हुई। यह मकान सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है, ये मेरी रूह का कारागार है और जो भी इस दायरे में कदम रखता है वो कभी बाहर नहीं जाता। नसीमा बच्चों को लेकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उनके पीछे की दीवार पर अचानक अनगिनत खूनी हाथ उभर आए और उन्होंने दीवार से बाहर निकलकर नसीमा का रास्ता रोक लिया। तृतीय परिच्छेद, कुएं की गहराइयां और बच्चों की पुकार। कमरे का फर्श अचानक बीच में से फट गया। सीमेंट और कंक्रीट के वो टुकड़े हवा में तैरने लगे और उनके नीचे से वही पुराना, सूखा हुआ और अंतहीन कुआं उभर आया जो कभी काली हवेली के पीछे हुआ करता था। कुएं के भीतर से बर्फीली हवा के झोंके और अनगिनत इंसानों के रोने की सिसकारियां गूंजने लगीं। मम्मी, बचाओ! आयशा की चीख निकली। एक अदृश्य और ठंडी हवा के झोंके ने आयशा को हवा में उठा लिया और सीधे उस कुएं के मुंह की तरफ खींचने लगा। आयशा! नसीमा पागलों की तरह चिल्लाती हुई अपनी बेटी की तरफ दौड़ी, लेकिन हवा के उस भारी दबाव ने उसे दूर फर्श पर पटक दिया। अजहर ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और छलांग लगाकर आयशा का हाथ हवा में ही पकड़ लिया, लेकिन कुएं के भीतर से दो सड़े हुए और हड्डियों जैसे हाथों ने निकलकर अजहर के पैरों को इतनी जोर से जकड़ लिया कि उसकी हड्डियां टूटने की कगार पर पहुंच गईं। मेरे बच्चों को छोड़ दो शैतान! अजहर दहाड़ उठा, उसकी आंखों से खून के आंसू बह निकले। मरियम हवा में तैरती हुई अजहर के बिल्कुल करीब आ गई। उसका ठंडा और बदबूदार सांस अजहर के चेहरे पर पड़ रहा था। बच्चे हमारे हैं अजहर। 25 साल पहले भी ये यहीं थे और आज भी यहीं रहेंगे। इस परिवार का हर एक शख्स इस कुएं की प्यास बुझाएगा। अजहर का दम घुट रहा था, उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। नसीमा दर्द से कराहती हुई फर्श पर पड़ी थी और हसन अपनी बहन को बचाने के लिए रो रहा था। चतुर्थ परिच्छेद, तावीज की आखिरी किरण और महाविंसान। जब अजहर को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और उसका पूरा परिवार उस अंधेरे कुएं में हमेशा के लिए दफन होने वाला है, तभी उसकी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक तेज और ब्लाइंडिंग नीली रोशनी फूटी। वो वही पुराना तांबा और तावीज था
जो उसने इब्राहिम साहब के पुस्तकालय से हासिल किया था। तावीज़ अपने आप हवा में उठ गया और उसके ऊपर उकेरी गई प्राचीन आयतें और मंत्र सोने की तरह चमकने लगे। उस तावीज़ से निकलने वाली पवित्र और प्रचंड रोशनी ने उस कुएं के काले धुएं और मरियम की परछाई को पीछे धकेल दिया। नहीं, ये रोशनी, ये पवित्रता। मरियम चीखती हुई पीछे हटी। उसके शरीर से जलने की गंध आने लगी और उसके काले धुएं जैसे बाल हवा में बिखरने लगे। अजहर ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कुएं के उन गोसली हाथों से अपने पैरों को छुड़ाया और आयशा को खींचकर अपनी पत्नी के पास ले आया। चलो, यहां से बाहर भागो, अजहर ने चिल्लाकर कहा। लेकिन मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरा कमरा एक खौफनाक भ्रमजाल में बदल चुका था। चारों तरफ सिर्फ दीवारें और कुएं की दीवारें थीं। तभी शहर की किसी दूर की मस्जिद से फज्र की अजान की पहली गूंज उस वीरान गली को चीरती हुई घर के भीतर तक आ पहुंची। अल्लाहू अकबर। उस पवित्र और रूहानी आवाज के कान में पड़ते ही मरियम के मुंह से एक ऐसी भयानक और कान फाड़ देने वाली चीख निकली जो पूरे मोहल्ले को दहला सकती थी। अल्लाह की पनाह, अजहर ने अपनी आंखें बंद करके दुआ मांगी। उस अजान की गूंज और तावीज की उस प्रचंड रोशनी के मिलने से घर के भीतर एक जबरदस्त धमाका हुआ। दीवारों के सारे शीशे एक साथ चकनाचूर हो गए, फर्श अपनी जगह पर स्थिर हो गया और कुआं धीरे धीरे जमीन के भीतर वापस धंस गया। कुछ ही पलों में कमरा शांत हो गया। पंचम परिच्छेद, अनसुलझा साया और कभी ना खत्म होने वाला सफर। धुआं छट चुका था। अजहर ने हांफते हुए अपनी आंखें खोलीं। कमरे की दीवारें फिर से सामान्य थीं और वो तावीज अब जमीन पर दो टुकड़ों में टूटकर गिरा हुआ था। नसीमा और दोनों बच्चे सुरक्षित उसकी बाहों में सांस ले रहे थे। बिना एक सेकंड भी गंवाए अजहर अपने परिवार को लेकर उस घर से बाहर भागा। उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की और उस शहर, उस कस्बे और उस मनहूस जगह को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। वे एक ऐसी जगह पर बस गए जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की लाख कोशिशें की, लेकिन खौफ कभी पूरी तरह मरता नहीं है। आज भी जब दुनिया के किसी भी कोने में रात के ठीक 2:17 होते हैं तो अजहर के घर की खिड़की पर 3 बार वही धीमी और खौफनाक दस्तक जरूर सुनाई देती है। ठक ठक ठक। और जब कोई उस खिड़की को खोलकर बाहर देखता है तो उसे सिर्फ एक खाली सड़क, घना कुहासा और एक छोटी सी परछाई दिखाई देती है जो अपने ठंडे हाथों से इशारा करते हुए कहती है, तुम मुझसे भागकर कहां जाओगे? रास्ता यहीं से शुरू हुआ था और अंत यहीं होगा।